Aisha used to be full of energy, always planning outings, making people laugh, and excelling at work. But over the past few months, something changed. She started canceling plans, ignoring messages, and isolating herself. The things that once brought her joy now felt exhausting. One day she was going through a post on depression. The symptoms were very familiar. Until then, she had assumed depression meant crying all the time or looking visibly sad. But now she wondered, was she feeling down or was this something more serious? स्लीप और डिप्रेशन की एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है. मिलेनियल्स वर इन साइलेंट स्ट्रगल्स एंड जेनजी इज इन विजिबल स्ट्रगल. ये एल्गोरिथम, ये आपका वो इंट्रूसिव फ्रेंड है जो कि लाइफ में घुस चुका है, जो आपको सबसे अच्छे से सुनता है. अब आप बताइए, क्या रात के 2 बजे इफ a Gen Z is having a panic attack, क्या ये 2 लाख फॉलोवर उसकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं? आइसोलेशन, आई से, इज अ ब्रीडिंग कॉज फॉर डिप्रेशन. इफ समवन इन योर फैमिली हैज अ डिप्रेसिव हिस्ट्री, तो आपके चांसेस. डॉक्टर श्रद्धा मलिक, वेलकम टू हील इट. Thank हील इट you. एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इन्फॉर्म, एजुकेट और एम्पावर करता है बाय डिसमिनेटिंग द राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट मेंटल हेल्थ. मैम, मेंटल हेल्थ की बात होती है और अगर मेंटल हेल्थ के साथ इंडिया में खास करके अगर डिप्रेशन ना जोड़ा जाए तो दैट इज़ इनकम्प्लीट. आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो डिप्रेशन के ऊपर है. एंड स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फाउंडेशन क्वेश्चन, व्हाट इज डिप्रेशन इज व्हाट आई वांट टू आस्क. सो लेट्स टेक इट दैट वे कि एवरीवन हैज बैड डेज. तो क्लिनिकल डिप्रेशन के पास में बैड मंथ्स हैं, बैड ईयर्स हैं, तो उसको डिप्रेशन बोलते हैं. ओके. एक बहुत ही सीरियस मेंटल हेल्थ कंडीशन होती है डिप्रेशन, जिसमें कि परसिस्टेंट होपलेसनेस की फीलिंग होती है, सैडनेस की फीलिंग होती है, एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है, और आपकी जो डेली एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो वो आप करना बंद कर देते हो या करना में बहुत मुश्किल होती है. ओके. इट्स लाइक अ क्लाउड आपके ऊपर लिंगर ऑन कर रहा है. तो छोटी से छोटी एक्टिविटी, ब्रश करना टीथ को, एक टेक्स्ट रिस्पॉन्स करना या बेड से उठना भी आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बन जाता है. अच्छा. उसको डिप्रेशन कहते हैं. और एक डायग्नोसिस बनाने के लिए कि ये बंदा डिप्रेस्ड है, इसको डिप्रेशन है, कम से कम 2 हफ्ते का उसका पीरियड कांस्टेंट लोनेस का होना चाहिए. तब हम अच्छा. उसको डिप्रेशन कह सकते हैं एज अ डायग्नोसिस दैट पर्सन इज क्लिनिकली डिप्रेस्ड. ओके. सो इट्स नॉट अ टेम्पररी सैडनेस, दैट इज डिप्रेशन. और ओके. ये कोई क्रिएट नहीं कर सकता कि ओके. भाई मैं डिप्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ तो उससे ये चीज़ें आ रही है. तो हमारे व्यूअर्स इसको जान पाएंगे कि डिप्रेशन एक्चुअली में कितना सीरियस प्रॉब्लम है. मैम, इसके कोई अर्ली स्टेजेस या अर्ली साइंस क्या होते हैं या कैसे सिम्टम्स कैसे होते हैं अगर या कोई क्या, जैसे आपने बताया कि ये सारी चीज़ें वो फील कर रहा होता है, तो आपने क्लिनिकल साइड का भी बताया डिप्रेशन, बट एक नॉन क्लिनिकल डिप्रेशन में भी मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा. यस. तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? इमोशनल सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, जिसमें कि उसको गिल्ट की फीलिंग, होपलेसनेस की फीलिंग, नमनेस की फीलिंग ये आने लगती है कि नथिंग एट ऑल फॉर मी. फिर उसके अंदर आते हैं फिजिकल सिम्टम्स. ओके. उसके वो फटीग फील होने लगता है, ड्रेन्ड फील होने लगता है, उसकी ताकत शरीर की ख़त्म हो जाती है. वो उसके फिजिकल सिम्टम्स आते हैं. फिर उसके अंदर कॉग्निटिव सिम्टम्स आते हैं, यानी कि वो माइंड उसका पूरा फॉग हो जाता है. वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता टास्क के ऊपर किसी भी तरीके से. उसके माइंड को एक निगेटिव थॉट्स की साइकिल घेर लेती है और वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है उन थॉट्स के थ्रू. फिर उसके अंदर एक चीज़ आती है कि सेल्फ हार्म करता है या फिर वो सुसाइडल हो जाता है, अगर डिप्रेशन बहुत लंबा चल जाए तो. सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स. मैम, आपने बोला कि मूड अफेक्ट करता है, यस. एंड मूड अफेक्ट करेगा तो स्लीप भी करेगी. बिल्कुल. तो स्लीप डिस्टर्ब होने से और क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्थ पे और इन सब चीज़ों पे एज अ डिप्रेस्ड पर्सन और अ पर्सन हु इज अंडरगोइंग डिप्रेशन, उस पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो मैं यहाँ कहूँगी कि स्लीप और डिप्रेशन की एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है. अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसकी जो स्लीप पैटर्न है ऑलरेडी मैसअप हो जाती है, या किसी की पुअर स्लीप पैटर्न है तो उसको जो डिप्रेशन है वो वर्सन हो जाता है और ख़राब हो जाता है. और डिप्रेशन के अंदर जो स्लीप की पैटर्न्स हैं ये 3 तरीके की होती है. या तो पेशेंट बिल्कुल नहीं सो रहा है, वो रेस्टलेस हो रहा है, टॉस एंड टर्न कर रहा है, रात भर एंशियस होके घूम रहा है. या वो पेशेंट जो बहुत सो रहे हैं, 10 से 15 घंटे वो सो रहे हैं और जब उठते हैं तब भी फ्रेश फील नहीं करते, ड्रेन्ड ही फील करते हैं. या ऐसे पेशेंट की स्लीप हो जाती है कि वो सुबह सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है 3 या 4 बजे, और उसके बाद में कितनी भी कोशिश करे वो नहीं सो पाता. तो पैटर्न कोई भी हो उसकी स्लीप की, आउटकम उसका सेम ही है. क्या है? मेंटल फॉग,
फटीग, ड्रेन फील होना और लो फील होना. एक इंसान डिप्रेशन में जाता कैसे? यस, दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन. तो इट्स नॉट अ सिंगल कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी फॉर इट. इट इज़ मल्टी फैक्टोरियल. पहला, किसी के लिए जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं. दैट आई विल कम बैक. आई वांट टू एक्सप्लेन दिस जेनेटिक फैक्टर्स टू योर ऑडियंस. सेकंड, इसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें कि आपको वर्क प्लेस स्ट्रेस हो रहा है कॉन्स्टेंटली, या पर्सनल लाइफ में स्ट्रेस है, या यू हैव लॉस्ट अ लव्ड वन, या फिर आपके क्या कहते हैं कुछ इमोशनल आसपास के लोग ऐसे हैं जो कीपिंग टॉल ऑन दिस, वो चीज़ होती है. तीसरा इसके अंदर रीज़न होता है बायोलॉजिकल, जिसमें कि आपके ब्रेन केमिकल्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिन्हें हम सेरोटोनिन और डोपामिन बोलते हैं ना क्लिनिकल लैंग्वेज. वो ट्रिगर कर देता है आपके डिप्रेशन को. फिर उसके अंदर आपके फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि किसी को मेडिकल टर्मिनल इलनेस है, कोई कैंसर के पेशेंट्स में डिप्रेशन आ जाता है. फिर बहुत से सब्सटेंस अब्यूज़ जो करते हैं उनके अंदर डिप्रेशन आ जाता है, जैसे अल्कोहल के पेशेंट्स होते हैं. अल्कोहल इटसेल्फ इज़ अ डिप्रेसेंट. तो आप लंबे तौर पे अल्कोहल लेते रहोगे तो आपको डिप्रेशन में सिंक इन हो जाओगे. तो दिस आर द फैक्टर जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है. नाउ कमिंग बैक टू द जेनेटिक पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ समवन इन योर फैमिली हैज़ अ डिप्रेसिव हिस्ट्री, ठीक है, तो आपके चांसेस हाई अप हो जाते हैं. योर रिस्क फैक्टर टू हैव अ डिप्रेशन इंक्रीजेस. बट दैट डज नॉट मीन कि जैसे मेरी आँख का कलर ये है तो मतलब मेरी मदर का रहा होगा या फैमिली में तो डायरेक्टली मुझे ये कलर मिल गया है. नो, आई एम टॉकिंग अबाउट हाई रिस्क, जैसे कि यू इनहेरिट अ रिस्क टू हैव समथिंग. तो दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जेनेटिक्स में, वरना लोग ज़्यादातर इसको एक गलत वे में यूज़ करते हैं. ओ माई मदर हैड इट सो आई विल डू हैव इट. तो ये चीज़ में नहीं जाना है. यू हैव टू बी अवेयर कि अच्छा ये रिस्क प्रोन है, मेरी लाइफ हिस्ट्री, मेरे बैक की जेनेटिक हिस्ट्री. सो दिस इज़ व्हाट मेजर्स प्रोएक्टिवली आई हैव टू टेक. राइट. उससे डरना नहीं है. तो मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल है, इज इट डायरेक्टली लिंक्ड विद द पेरेंट्स और एनीवन इन द फैमिली ट्री? यस, मोस्ट इन एनीवन इन द फैमिली ट्री डायरेक्टली, जहाँ से जीन प्रोन आ रहा है. ओके. जैसे कि अब मैं बात करूं कि मैटरनल साइड से बहुत आती हैं चीज़ें. मम्मी में था, मम्मी की साइड था, तो मैटरनल साइड इज़ मोर ऑफ इट सीन वी सी, कि जहाँ से जीन्स आपके अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं आपकी फैमिली ट्री में, इज ऑलवेज द विमेन दैट कम्स फ्रॉम द अदर फैमिली एंड दे ब्रिंग सम जीन्स टू योर फैमिली. कुछ आपकी फैमिली में ही है, फादर इज अल्कोहल एडिक्टेड, तो देयर आर मोर हाई रिस्क ऑफ द सन टू गेट एडिक्टेड. राइट. सो आप और मैं अगर वीकेंड पे वी आर टेकिंग अल्कोहल ऑफ द सेम क्वांटिटी, एंड इफ माय फादर इज एन अल्कोहल एडिक्ट, आई हैव मोर चांस, मोर हायर रिस्क ऑफ गेटिंग अल्कोहल एडिक्शन ऑन द सेम क्वांटिटी ऑफ ड्रिंक वी बोथ टेक. ओके. सो दैट्स द कॉल प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर. जेनेटिक्स को हम उसमें लेते हैं. तो मैम ये तो फैमिली डायग्नोसिस और उस हिसाब से हुआ, बट एक पर्सनल लेवल पे कोई अगर डिप्रेस्ड है या नहीं है, या सिर्फ प्रोलॉन्ग सैडनेस है या सैडनेस है, उनका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? वही 2 हफ्ते तक अगर वो कॉन्स्टेंटली एक बार भी अप नहीं हुआ है तो यू मेक इट अ डायग्नोसिस ऑफ अ डिप्रेशन. ओके. कि 2 हफ्ते हो गए हैं, ये कॉन्स्टेंटली सैड ही चल रहा है, ये आइसोलेटेड हो चुका है, जो एक्टिविटीज़ ये पहले इंटरेस्टिंगली करता था अब उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं रहा है, वो ऐसी चीज़ों की ओवरलैप में घुस गया है थॉट्स के कि उसको कोई चीज़ मोटिवेट ही नहीं कर पा रही है. राइट. तो दोज आर द थिंग्स दैट अर्ली सिम्टम्स हम पता लगा सकते हैं कि हमारा बच्चा पहले तो बहुत बाहर जाता था, अब नहीं जा रहा है, ये दोस्त उसको बुला रहे हैं तो ये नहीं बजा रहा है, हमारे साथ नहीं बैठ रहा है, कमरे में अकेले बैठा रहता है, अब बस निगेटिव बातें ही करता है, बिल्कुल होपलेस हो गया है, हम उसको मोटिवेट करते हैं तो मोटिवेट नहीं हो रहा है. सो ऑल दोज थिंग्स आर द अर्ली साइंस. मैम इंडिया में जितना ज़्यादा शायद अवेयरनेस नहीं है, उससे ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है ना? तो नाउ आई रियली वांट टू टॉक अबाउट द कॉमन मिथ्स अराउंड डिप्रेशन या अबाउट डिप्रेशन. फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट? लॉट ऑफ मिथ्स आर देयर. पहला मिथ तो यही है कि इट इज़ जस्ट सैडनेस. जबकि मैं आप बात करूं, जिसको डिप्रेशन होता है उसी को पता है देयर इज़ नथिंग एट ऑल, उसको फील होता है, एम्प्टीनेस फील होती है, जिस चीज़ से वो गुजर रहा है उसी को पता है कि क्या चीज़ वो लाइफ में फील कर रहा है. वो ऐसे स्नैप आउट नहीं कर सकता कि आपने बोला या कोई मैसेज अच्छा दे दिया कि वो एकदम ठीक हो गया. इट्स लाइक कि अगर आपका पैर टूट गया है, मैं बोलूँ नहीं नहीं कुछ नहीं टूटा, तेरे दिमाग की वो है, चल चल के दिखा. नो, it is very unrealistic to take it in that way. So same, it's a mental health condition, it's a health condition. तो आप प्लीज़ उसको समझिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए. और यहीं पे सारी चीज़ें ना लैक कर जाती हैं फैमिली में. अगर आपको डिप्रेशन है और मैं बोलूँ कुछ नहीं है यार, खड़ा हो बस तू, इट्स ऑल फाइन, चल बाहर निकलते हैं, धूप में बैठते हैं, ऑल दैट विल डू, तो तुमको क्या लगेगा, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ रही है.
जबकि इसका वन ऑफ द ट्रीटमेंट पार्ट इज रियल सपोर्ट सिस्टम. राइट. सो आई हैव टू एक्नॉलेज एज योर फैमिली मेम्बर, हाँ आपको प्रॉब्लम हो रही है, अंडरस्टैंड करता हूँ मैं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, चलो किसी साइकोलॉजिस्ट के पास चलते हैं, इसको फिगर आउट करते हैं कि क्यों हो रहा है. तो वो कॉज फाइंड आउट करेंगे जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर जेनेटिक है, बायोलॉजिकल है, एनवायरमेंटल है, जो भी मैंने आपको बताया कि ये कारण होते हैं, उन पे हम वर्क करेंगे, चीज़ें ठीक हो जाएंगी. इट इज़ ट्रीटेबल, तो डोंट सिट विद इट. तो राइट. इसलिए अपने लव्ड वन को समझिए, एक्सेप्ट एंड एक्नॉलेज, डोंट ब्रश इट अंडर द रग कि कुछ Right. नहीं है तुझे. वो सीरियस प्रॉब्लम है, कल के दिन आप अपना लव्ड वन खो सकते हो बिकॉज ऑफ डिप्रेशन. अगर वो ऐसे ही रहा, सीवियर उसकी चीज़ें बढ़ती चली गई, एज आई सेड सुसाइडल अगर उसके अंदर टेंडेंसीज आ गई, तो यू माइट लूज समबडी. And it is often seen that a lot of people take matters in their own hands. यस. मतलब पेरेंट्स भी या कुछ की सोसाइटी में उनका नाम ना खराब हो, स्टिग्मा. स्टिग्मा इतना ज़्यादा अटैच है. तो मैम ये कैसे ब्रेक डाउन कैसे होगा मैम? अभी भी आज के टाइम पे लाइक वी आर इन 2025, 25 साल हो गए हैं नए मिलेनिया शुरू हुए, तब भी इतना ज़्यादा स्टिग्मा, ये कैसे ब्रेक होगा मैम, क्या लगता है? एटलीस्ट अगर हम बात करें ब्रेक करने की, तो एटलीस्ट अवेयरनेस तो होनी शुरू हो गई है. नाउ व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज एक्शन. राइट. अभी हम रियलाइजेशन स्टेज पे हैं कि हाँ कुछ तो है. पोस्ट कोविड जैसे काफ़ी स्टैट्स भी बोलते हैं कि 43% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हैज संकन इनटू डिप्रेशन. 43% इज अ वेरी मेजर नंबर. तो एंड कंसिडरिंग इंडिया इंडिया इतनी सच अ बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन. पॉपुलेशन. यस. तो वो, और ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे से बताया है कि हमें डिप्रेशन है. स्टिग्मा ने काफ़ी लोगों को बताने से भी रोक दिया होगा. तो इट माइट गो अबव 50%. Yes, yes. ठीक है ना. तो पीपल आर एक्चुअली रियलाइजिंग इट. अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है कि अब हम एक्शन लें. इट्स लाइक कि किसी रूम में अगर आग लग गई है, तो मुझे ये रियलाइजेशन तो है आग में मैं हूँ, अब मुझे उस आग से कमरा छोड़ के बाहर निकलना है. दैट Of इज द course. एक्शन. तो अब हमें एक्शन फॉरवर्ड होना है कि येस अवेयरनेस हैज़ बीन डन, इट इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली डन, नाउ लेट्स टेक सम एक्शन. चाहे गवर्नमेंट लेवल पे हो, चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो, चाहे इंडिविजुअल वर्क प्लेस आज काफ़ी कर रही हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट. बट थोड़ा अब एक्शन में आने का टाइम आ गया है. राइट. हम मिलेनियल्स की अगर हम बात करें, जो तुमने बोला 25 साल बाद वाली, हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी थी. वी हैड ऑफलाइन चाइल्डहुड, वी हैड रियल फ्रेंड्स whom we can talk to, we were living in a joint family. हमारे चाचा होते थे, चाची होती थी जिससे हम बात कर लेते थे. देखिए पेरेंट्स से एक डिस्टेंस होती थी, माँ तो पास होती थी लेकिन फादर वॉज एट अ एल्डरली फिगर, बड़ा हाई उस पर पेडिस्टल पे हम बिठाते थे. सो दे यूज टू हैव वेरी लेस ऑफ कन्वर्सेशन. राइट. आज क्या हो रहा है, आज के फादर बड़े इन्वॉल्व हैं बच्चों के साथ में. यू नो एवरीथिंग दे नो अबाउट द चाइल्ड, व्हाट इज हैपनिंग, उसके फ्रेंड्स, उसका सब कुछ. हमारे पेरेंट्स नहीं थे इतने इन्वॉल्व. स्टिल हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी थी. क्यों? क्योंकि हमारे पास वो परिवार था. क्योंकि आपने मिलेनियल्स की बात की, सो मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज़ अराउंड मिलेनियल्स एंड द जेनजी, है ना. आपने जैसे बोला कि हमारे पास ऑफलाइन चाइल्डहुड था मिलेनियल्स के पास, बट मिलेनियल्स को सबसे ज़्यादा ड्रीम्स भी बेचे गए थे, एब्सोल्युटली है ना. एग्री. वन ऑफ देम बीइंग एजुकेशन, कि Yes. यार तुम अच्छी पढ़ाई कर लो, अच्छी जॉब ले लो, हाँ, सेट है लाइफ. मतलब अभी भी हम्म. ये चीज़ चलती आ रही है कि हम्म. 10th कर ले, 12th कर ले, फिर मज़े हैं, इंजीनियरिंग कर ले फिर मज़े हैं, और हम्म. फिर लाइफ आती है तो मज़े ही नहीं है. यस, वी आर नॉट So- हैप्पी. So like we learned it the hard way. यस, A एब्सोल्युटली. lot of millennials actually underwent depression. यस. And seeing the state of millennials, even Gen Z are not happy. And probably they are very lonely as well. मतलब it's not I am saying, it's what the data says कि Gen Z are the most lonely generation. Loneliness जैसे बोला जा रहा है कि loneliness is the new pandemic. यस. तो मैम इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए? I would give it a very nice term to it कि millennials were in silent struggles and Gen Z is in visible struggle stage. हम बड़ी साइलेंटली स्ट्रगल कर रहे थे. जो आपने राइटली कहा कि हमें ड्रीम्स बेचे गए कि लाइफ सेट है. फॉर अस सक्सेस वॉज मनी, फॉर जेन जी सक्सेस मीन्स वेल बींग. सो दे आर मोर अवेयर नाउ कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें पैसा नहीं, हमें वेल बींग चाहिए. इसलिए वो मिलेनियल्स से सीख रहे हैं. एंड इट्स डेटा ऑल्सो सेज कि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है, एवरी नेक्स्ट जनरेशन इज 2 times स्मार्टर देन द ओल्डर Of वन. course. सो दे आर डैम स्मार्ट विद अस. इन आर रिहैब में भी मैं देखती हूँ जो हमारे पास यंग क्लाइंट्स आते हैं, दे ऑल आर अवेयर अबाउट द टर्म्स ट्रॉमा, देर अबाउट द टर्म्स ये तो चाइल्डहुड, मेरी इनर चाइल्ड हीलिंग होनी है, ये तो दिस इज आई कॉल इट पॉप साइकोलॉजी.
इट्स अ न्यू अच्छा, टर्म। जैसे पॉप कल्चर से पॉप यस, साइकोलॉजी। पॉप साइकोलॉजी। तो ओके। इनको पता है, और लेकिन ये सारी मिस इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी, तो उन्हें कुछ करना नहीं है ऐसे ठीक करने के लिए। दे आर सिटिंग विद द स्टेज ऑफ ओ आई एम अवेयर, अच्छा। बट लेकिन क्योंकि इससे ठीक होने के लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको अगर ठीक होना है तो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट सीख करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, आपको अपनी कन्वीनियंस से बाहर निकलना पड़ेगा। तो वो तो इन्हें करना नहीं है। हम लोगों को अगर बात करें एज अ मिलेनियल्स, तो आई गिव यू अनदर एग्जांपल। इवन माय पापा, मेरे पापा ने पूरी अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर दिया थ्रू लाइफस्टाइल चेंजेस। तो उनको अवेयरनेस नहीं थी उस स्टेज में, लेकिन जब उनको अब हुई तो उन्होंने एक्शन ले दिया तुरंत। अगर हमको उस टाइम इतनी अवेयरनेस होती तो हम एक्शन ओरिएंटेड इंडिविजुअल्स हैं, हमारा वो माइंडसेट है। जेंजी का नहीं है, उनको 50% अवेयरनेस है ऑलरेडी, बट एक्शन में वो पीछे हैं, दे आर नॉट टेकिंग राइट एक्शन। तो जस्ट सी, तो हमें किस तरीके से उनको एक्शन ओरिएंटेड बनाना है। तो दिस इज द डिफरेंस दैट आई सी इन जेंजी वर्सेस द मिलेनियल्स। दिस इज व्हाट वी नीड टू बैलेंस नाउ। एक्शन फॉरवर्ड लेना है अब, रियलाइजेशन स्टेज से प्रोग्रेस स्टेज पे। मूवीज, हाँ, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो कनेक्ट लोग करते हैं वो सिनेमा, मूवीज से करते हैं। मूवीज। यस, आज के टाइम पे तो ट्रेंड वैसे ही बहुत ज़्यादा है, एवरीवन इज हैविंग अ स्क्रीन, फोन में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। हाउ शुड मूवीज डिसमिनेट द राइट इन्फॉर्मेशन? और ऐसी मूवीज हों जिन्होंने एक्चुअली में बहुत एक पहल क्रिएट की हो। मूवी तो देखनी चाहिए, ब्यूटीफुल माइंड, आई लाइक दैट मूवी। व्हाट एंड अ मूवी। मूवीज़ ने बहुत अच्छा काम भी किया है। आई वॉन्ट जानबूझ के क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी मैं, कुछ मूवीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है। एंड कुछ मूवीज़ लेकिन ऐसी हैं जो कि इसको रोमांटिसाइज कर रही हैं, डिप्रेशन को, कि आपकी डिप्रेशन में आ गए हो आप, अब रेन फॉल कर रही है, आप क्राई कर रहे हो, फिर अचानक से एक थॉट आता है पुराना और अब सब फिक्स हो जाता है एक थॉट से, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हो। या आपका हार्ट ब्रेक हो गया है तो आप पेंट करने लग जाते हो, तो बड़े पेंटर बन जाते हो। लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इतने संकिन हो जाते हो उस फीलिंग के साथ में कि पेंट करना तो दूर की बात है, आप बेड से नहीं उठ सकते, आप एक टेक्स्ट का जवाब नहीं दे सकते। तो वो फैंटेसाइज करना, मूवीज़ को बंद करना पड़ेगा, रियल चीज़ें दिखानी पड़ेंगी। डिप्रेशन हो, चाहे पीटीएसडी हो, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस जी। डिसऑर्डर हो जाता है, देयर आर लॉट ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे बहुत अच्छी मूवीज़ आ रही हैं इस पे, यू नो। अब मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे ओटीटीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ इशू आ रहा है। मतलब अगेन वो टू सटली सिंग वो डाल सटनली, रहे हैं हाँ, उसमें। डाल रहे हैं हाँ उसको, हाँ। एक तड़का डाल रहे हैं मेंटल हेल्थ का। सो दिस इज गुड, दे आर कमिंग टू द थिंग, बट अगेन रियल प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं बता रहे। लाइक मिसेज मूवी अभी आई है, बहुत अच्छी स्ट्रगल उसने दिखाई है विमेन की इन द हाउस होल्ड, इंडियन हाउस होल्ड। यही होती है, वेरी नाइसली डिपिक्टेड। वो बेचारी अंदर अंदर घुटे जा रही है, सब करे जा रही है, यू नो, बट नॉट कह नहीं रही। लेकिन उसने उसका सोल्यूशन नहीं दिखाया। उसने क्या दिखाया? तुरंत वो बाहर चली गई, हिम्मत दिखाई, फेंका पानी, बाहर चली गई। नो, उसको सिखाना चाहिए था बाउंड्री सेटिंग, कि जब तुमको पहली बारी प्रॉब्लम हुई, से इट आउट। भले ही सामने वाला उसको माने ना माने, लेकिन आप एक्सप्रेस तो करो, दिस इज नॉट गोइंग गुड विद मी। तो एटलीस्ट प्रॉब्लम तो भी सिनेमा दिखा रहा है, धीरे धीरे हम सॉल्यूशन पे भी डेफिनेटली आ जाएंगे। मैम, क्योंकि हम यंगर जनरेशन की बात कर रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आई एम सीइंग, लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग अप द कोर्स ऑफ साइकोलॉजी, लॉट ऑफ देम वांट टू बी साइकोलॉजिस्ट, मतलब विच इज़ अ ग्रेट थिंग, क्योंकि पहले ये चीज़ सिर्फ इसलिए कर ली जाती थी या दे दी जाती थी या थमा दी जाती थी कि कुछ बिल्कुल और सही। ऑप्शन नहीं है। नाउ आई एम सीइंग कि एक नया जज्बा है कि साइकोलॉजी पढ़ना है। यस, और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि हाउ वेल इन्फॉर्म्ड दे आर, and are they really capable of taking up the clients of such disorders? तो यहाँ पे एज यू राइटली सेड कि पहले चॉइस से नहीं लेते थे, उन्हें दिया जाता था कि जो कुछ नहीं कर पा रहा तो बीए साइकोलॉजी कर ले भाई तुम। अब थोड़ा सा लोग बाय चॉइस ले रहे हैं, हु रियली हैव इंटरेस्ट। तो हम लोग बच्चों को इंटरव्यू करते हैं अपने सेंटर पे, दिस इज़ अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आई आस्क देम, व्हाई साइकोलॉजी। लेकिन अभी भी उनके आंसर वो बच्चों वाले ही आते हैं कि मैं ह्यूमन माइंड जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरे घर में ये प्रॉब्लम थी तो मैंने सोचा ये होता क्यों है। इस टाइप से उनके आंसर्स आते हैं। वो मैच्योरनेस टू अंडरस्टैंड और ट्रीट समथिंग वो नहीं है अभी भी। नाउ कमिंग बैक टू कि वो कितने काबिल हैं। सो इंडिया में अभी भी साइकोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, उसका क्लिनिकल नहीं इतना हो रहा है। जैसे हम डॉक्टर्स होते हैं, हम लोग को प्रॉपर क्लिनिकल एक्सपोजर होता है, हम पेशेंट की इंटर्नशिप्स करते हैं, वहाँ पे पेशेंट हैंडलिंग करते हैं।
अभी भी इट नीड्स लॉट ऑफ क्लिनिकल एक्सपोजर. तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो बाय डिग्री तो बन गए हैं, लेकिन इट्स अ मोर ऑफ अ थ्योरी than a clinical exposure being given to them. So still they are not capable to get the things done. Yes, some are really very good students जो बहुत अच्छे से चीज़ें पढ़ते भी हैं. They have a mandatory internship program भी है उनके, उसको वो करते भी हैं जाके. So ऐसे there is a mandatory program in the colleges to do a clinical internship. तो वो अलग अलग सेंटर्स पे जाके करते हैं, बट वहाँ पे भी इन चीज़ों को वो एक एस्केप रूट ढूंढ लेते हैं कि पैसे दे देते हैं, हमें बस सर्टिफिकेशन मिल जाए फॉर डूइंग द इंटर्नशिप. कुछ बच्चे बेचारे करना चाहते हैं रियल इंटर्नशिप, तो उनको पेशेंट हैंडलिंग नहीं दी जाती है. दे आर जस्ट ऑब्जर्विंग द पेशेंट. ये वर्ड बड़ा कॉमन आई एम सीइंग, ऑब्जर्वरशिप. अंटिल यू हैंडल समथिंग, ऑब्जर्वरशिप से क्या सीख लोगे आप? सो वी एट अथीना ऑलवेज गिव देम फुल हैंड कि करो, तुम पेशेंट के साथ इंटरेक्ट भी करो. हाउ अ डिप्रेस पेशेंट टॉक्स, उसकी क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोच रहा है, आपसे बात कैसे कर रहा है, अलग अलग जो और भी बीमारियां हैं, देर वी मेक देम गो एंड इंटरेक्ट विद आवर पेशेंट. एटलीस्ट वो साइन एंड सिम्टम्स तो सीखेंगे कि क्या होते हैं. तो यू नीड एक्सपीरियंस टू हैंडल दीज पेशेंट्स. इवन एनी फील्ड नीड सम एक्सपीरियंस टू हैंडल, चाहे वो आपके आईटी सेक्टर हो, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो. बट क्यों इस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा क्यों है? बिकॉज इट इज़ पर्टेनिंग टू लाइफ. So if they are getting into this field by any which ways, they have to be responsible towards पढ़ाई के जो वो कर रहे हैं. कि हाँ, अगर मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी ली है, आई मस्ट बी वेरी डेडिकेटेड, आई मस्ट बी वेरी सीरियस अबाउट इट. मुझे कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना है, मुझे कोई इन्फ्लुएंसर नहीं बनना है, मुझको रियल साइकोलॉजिस्ट बनना है हु कैन आई वुड से स्केल्स लगा के आराम से डायग्नोसिस बना सके एंड देन टेक सेशंस विद देम. बट मैम ये तो आपने एक सिनेरियो बताया जो होना चाहिए, हाँ. पर क्या ये एक्चुअली में हो रहा है? नहीं, नहीं, अभी भी नहीं हो रहा है. हम लोग भी काफ़ी ट्रेन करते हैं बच्चों को कि दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी ट्रेन. जो हमारे यहाँ आते हैं तो इट टेक्स अराउंड अ ईयर फॉर अस. मैं थोड़ा सा सोशल मीडिया पे अब आना चाहूँगा कि इट्स अ प्लेस फुल ऑफ इंफॉर्मेशन, यस. right or wrong, that is something that the person has to decide who's consuming it. And social media largely is right now responsible for a lot of triggers. And the new found way of depression is also through social media. Very rightly said. तो मैम इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा. सोशल मीडिया, आई वुड पुट इट लाइक दैट, इट्स अ डबल एज सोर्ड. तो अगर आप एक अच्छा कंटेंट बना रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट, आप एक यंग बडिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, आप कंटेंट बना रहे हैं, तो आप एक ट्रॉमा रिस्पॉन्स उस 30 सेकेंड रील में बता रहे हैं, दैट्स अ पावर. इट्स अ वेरी वेरी बिग पावर दैट यू हैव टेकन इन योर हैंड्स. लेकिन उसका अदर फ्लिप साइड क्या है? जैसे हमने सिम्टम्स बताए कि पेशेंट प्रोलॉन्ग सोते हैं, 10 से 15 घंटे सोते हैं, स्लीप साइकिल ऐसी होती है. तो कोई जनरल बच्चा उसको देख रहा है या एक कॉमन मैन उसको देख रहा है, तो उसको लगेगा यार आई एम डिप्रेस्ड. तो या तो वो सेल्फ मेडिकेट करेगा, या फिर वो उसको उस फेस को और लिंगर ऑन होने देगा कि यार अब तो मैं डिप्रेस्ड हो गया, मेरी लाइफ का मोटिवेशन ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता. सो ये इन्फ्लुएंसर्स जो बच्चे बन रहे हैं, आई वुड से कि इसका एक वे फॉरवर्ड, एक सोल्यूशन ये है कि दे शुड कोलैबोरेट विद द रियल साइकोलॉजिस्ट, जो एक एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट, आई मस्ट से, नॉट द रियल वन, द एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट टुगेदर. साइकेट्रिस्ट हैं, उनको अपने साथ कोलैबोरेट करें. इवन आई वुड से कि एज अ डॉक्टर वी हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि थोड़ा सा कंटेंट हम लोग भी करें. हम लोग पेशेंट्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, हमें भी जाके कंटेंट को थोड़ा डिसेमिनेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए. अवेयरनेस तो आए और अवेयरनेस अच्छे की. से. यस, यस. द अदर पार्ट ऑफ सोशल मीडिया, अब फोन तो हमारे पास हमेशा ही रहता है. यस. ठीक है, तो माइक ऑन है, ठीक है, एल्गोरिदम ऐसा काम करता है कि इट इज़ लिसनिंग टू एवरीथिंग. वो आपकी फीड को इवैल्यूएट करते रहता है. डेटा तो आज के टाइम पे इट्स द न्यू ऑयल, एज वी से. हर चीज़ आपकी ट्रैक हो रही है. आप डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो, तो उसके हिसाब से आपकी फीड भी वैसी ही बनती जाती है. एंड लॉट ऑफ पीपल आज के टाइम पे अगर आप फीड देखोगे, उनकी फीड बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरी पड़ी है. इज इट फोर्स्ड कि हम दिखाना चाहते हैं कि हम सैड हैं, और इज इट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ न्यू पॉप कल्चर, इज समथिंग दैट आई वांट टू आस्क नाउ. सो यहाँ पे आई वुड ऐड कि ये एल्गोरिथम, ये आपका वो इंट्रूसिव फ्रेंड है
जो आपकी लाइफ में घुस चुका है, जो आपको सबसे अच्छे से सुनता है, जो आपको सबसे अच्छे से समझता है। समझता कैसे? आपने एक रील डाउन देखी, जिस दिन आप एक लो फेज में हैं, आपने एक लो फीड वाली एक देखी, आपको अच्छी लगी, आपने लाइक करी, नाउ दे विल कीप ऑन शोइंग यू द सेम लो फेज कंटेंट टू यू, और आप उस ओवर थिंकिंग पैटर्न के साथ घुसते चले जाते हो, आपको वही फीड आने लगता है बार 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 बार। तो एल्गो इस तरीके से आपकी लाइफ को इंट्रूसिवली मैनेज करना शुरू कर देती है। आप थोड़े से एक सैड फेज थे, उसको पूरा बड़ा डिप्रेशन बना देगी वो फीड। तो अब हमें क्या करना चाहिए? हमें सोशल मीडिया हमें यूज़ करे, हमें सोशल मीडिया को यूज़ करना चाहिए, हमें एल्गो को यूज़ करना चाहिए। अगर हमें लो फेज, हमने कोई कंटेंट आ गया, अब हमें उसका फ्लिप साइड ऑफ देखना चाहिए, हमें अच्छे कंटेंट देखने शुरू करने चाहिए, ताकि एल्गो हमको अच्छे कंटेंट दिखाए, You boost of should be content. smart enough to Yes, you should be understand smart this. enough to now use the algo to your guard, कि भाई yes, this is how I should change it. It's a tool, it's giving you all that. So आप चाहो ही मत वो चीज़, आपको अनप्लग करना आना चाहिए कि कब मुझे इसको अनप्लग करके साइड में रख देना चाहिए मुझे, और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होना चाहिए। That's how you will grow. And social media, I say, it's a very good tool if used in a right way. मैम, लोनलीनेस और आइसोलेशन की बात की, pretty much linked with the subject that we are talking about. Yes. और आज के टाइम पे जनरेशन वैसी बहुत ज़्यादा लोनली है, सो हाउ डू यू सी ऑल दिस सिनेरियो इन द इयर्स टू कम, या आगे क्या होने वाला है? Isolation, I say, is a breeding cause for depression. अगर आप रिसेंट टाइम में देखें, अगर आपने न्यूज़ देखी हो, एक मलेशियन बॉय जो ड्रग ट्रैफिकिंग करके पकड़ा गया है सिंगापुर में, तो इफ़ यू हैव रेड अबाउट इट, एक डिकेड तक उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया, और जब वो एग्जीक्यूशन उसका हुआ, उससे बाहर निकाला गया जब उसको, तो ही वॉज टोटली फिजिकली प्रॉब्लम में था, और मेंटली पूरा वो कहीं से एग्जीक्यूट अपने आप को नहीं कर पा रहा था, फंक्शन नहीं कर पा रहा था, खाना खाना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। तो सोचिए आइसोलेशन कितना डीपली इफेक्ट करता है एक ह्यूमन बीइंग को, बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स। व्हाट जेंजी इज डूइंग राइट नाउ, सेम थिंग, वो आइसोलेटेड है, अपने स्क्रॉलिंग में बिजी है, नो ऑफलाइन फ्रेंडशिप्स, नथिंग। अब हम लोगों ने क्या किया है, जेंजी ने अपने कनेक्शंस को ट्रेड करा है कन्वीनियंस के साथ, लाइक्स, फॉलोवर्स, ठीक है, इमोजीज रियल इमोशन से ट्रेड हो गए हैं, दे आर रिप्लेसिंग। अब आप बताइए, क्या रात के 2 बजे इफ़ अ जेंजी इज हैविंग अ पैनिक अटैक और अ डिप्रेसिव फेज, क्या ये 2 लाख फॉलोवर उसकी हेल्प करने के लिए आ सकते हैं? नो। एक ब्लू टिक क्या उसको एक रियल फ्रेंड चैट दे सकता है? नो। इसका पॉलिटिकल व्यू भी देखते हैं। अभी काफ़ी रियल चीज़ें हैं ये, कि बहुत कंटेस्टेंट खड़े हुए जिनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स थे, वोट कितनी मिली? 100 वोट, 200 वोट। अगर उसने इन 100 लोगों के साथ रियल ऑफलाइन कनेक्शन बनाया होता, 100% तो वोट वहीं से आ जाती है, सिर्फ 100 लोग दे देते। बहुत से इन्फ्लुएंसर्स सुसाइड कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स, कहाँ थे वो फॉलोवर्स उनको हेल्प करने के लिए? सो दे आर नॉट योर रियल वर्ल्ड। This generation, I would say, is the most connected era of human history, but most loneliest. This generation is like never seen, आप देख नहीं रहे उस जनरेशन को, वो पीछे है कहीं, कैमरास के पीछे, फोन्स के पीछे, लैपटॉप्स के पीछे, वो रियल वर्ल्ड में है ही नहीं, एंड दैट इज कॉजिंग आइसोलेशन। और वो सबसे बुरा है किसी भी जनरेशन के लिए। As I said, it breeds depression. So आपको क्या करना चाहिए? Keep your phone away. You should call your friend. बोल भाई मिलते हैं in person. वो real chat कीजिए, वो real friends बनाइए, and then see the magic happens. मैम, इंडिया इज द बिगेस्ट पॉपुलेशन, अब तो मैं ये बोलूँगा वन ऑफ द, क्योंकि अब तो हो ही गई है, yes. ठीक है, एंड इंडिया इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी द यंगेस्ट वर्कफोर्स, ठीक है, और यंगर जनरेशन ही जब डिप्रेशन, लोनलीनेस में जा रही है, सो आई वांट टू आल्सो आस्क कि हाउ अ कंट्री लाइक इंडिया इज मोर प्रोन टू मेंटल इलनेसेस, स्पेसिफिकली डिप्रेशन। Yes. देखिए, ये एक हमारी साइकोलॉजी में बोला जाता है जनरेशनल ट्रॉमा। जनरेशन टू जनरेशन एक ट्रॉमा पास ऑन हो रहा है। पहले ब्रिटिश इरा ने हम पे रूल किया, उनका ट्रॉमा, फिर उनसे हमने लड़ाई करी, इंडिपेंडेंस पाई, हमने अपने लव्ड वंस खोए, वो ट्रॉमा, फिर आगे चल के सोशल डिस्क्रिमिनेशन का ट्रॉमा, कास्टिज़म का ट्रॉमा, ये सारे ट्रॉमा हम झेल रहे हैं।
आई सी इन माई सोसाइटी कि यही काम वालियाँ हमारे घर में झाड़ू लगा सकती हैं, हमें खाना बना सकती हैं, लेकिन ये वो लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकती जो हम यूज़ करते हैं. दे हैव अ सेपरेट सर्विस लिफ्ट, जिसमें कि वो जो होता है ना रुकने वाला सेफ्टी प्रोटोकॉल वाला काम नहीं करता. तो ये सोशल डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा है उनके साथ में. वो टोल नहीं करेगा उनकी मेंटल हेल्थ पे. कुत्ते जा सकते हैं रेजिडेंट की लिफ्ट में, लेकिन काम वाले नहीं जा सकते. वो सर्विस लिफ्ट में जाते हैं. वो सर्विस लिफ्ट में जाते हैं. राइट. आप इन लोगों का एनवायरनमेंट देखो, कितना एब्यूजिव एनवायरनमेंट में रहते हैं. मारा पीटी हो रही है, हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, पी के आ रहा है, वाइफ काम पे जा रही है, बच्ची अकेले छोड़ के जा रही है. आई हैव सीन 3 years old को बच्ची कमरे में बंद करके चले जाते हैं लोग. सो मच सोशल डिस्क्रिमिनेशन इज हैपनिंग. फिर ग्लोबल क्राइसिस कोविड आया. एज आई सेड 43% इंडियन हैज़ गॉन इनटू डिप्रेशन एज पर द डेटा. तो हमारे साथ बहुत चीज़ें हो रही हैं. सडन चेंज इन द टेक्नोलॉजी, वी सॉ सडन बर्स्ट ऑफ इवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी. हमारे जेनजीज को जो एक्सपोजर मिल रहा है इस टाइम टेक्नोलॉजी का, प्लस माइनस जो भी उसके हो रहे हैं इफेक्ट्स, वो झेल रहे हैं. सो दिस इज ऑल लीडिंग टू अ crisis or a pandemic situation. As rightly said, depression is the another pandemic that's about to happen, and it is a right time, I would say, we should wake up and go towards a progression stage from realization stage. राइट. मैम, एक चीज़ आपने मेंशन की और हाईलाइट की बेसिकली, द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स मैं कहूँगा, नॉट द स्टेटस, सोशियो इकोनॉमिक डायनामिक्स. ये कैसे प्रभावित करते हैं, हाउ दे अफेक्ट कि आपको कोई एक मेंटल इलनेस हो, या सिंस वी आर टॉकिंग डिप्रेशन, तो आई विल स्पेसिफिकली आस्क अराउंड डिप्रेशन. तो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस या सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, लेट्स ब्रेक इट डाउन. सोशो मीन्स सोशल फैक्टर्स, इकोनॉमिक मीन्स इकोनॉमिक फैक्टर्स. वो आपके कैसे डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाते हैं. सो सोशल फैक्टर्स में आपके हो गए अगेन द आइसोलेशन पार्ट. आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जैसे मैंने बताया, जो हर एक का अपना अपना, हर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले का अपना एक एनवायरनमेंट है. नीचे अब्यूज़ हो रहा है, बीच में प्रेशर ऑफ एकेडमिक्स, प्रेशर टू परफॉर्म, प्रेशर टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, वो है मिडिल क्लास में. हायर अपर क्लास में अपना प्रेशर है कि तुम्हें ये अचीव ही करना है, तुम्हें किसी का सीईओ बनना है, तुम्हें कोई स्टार्टअप करना है. दे आर इनटू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेस. फिर ड्रग्स वगैरह काफ़ी उसमें देखी जाती हैं. अपर मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में हम लोग देखते हैं कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि उनको हर चीज़ अवेलेबल है. हर चीज़ मतलब एट देयर स्नैप ऑफ अ फिंगर. या तो दे हैव इट, यू नो, एप्पल चाहिए, आज एप्पल का आईपॉड मिल गया, कल ये मिल गया, लैपटॉप मिल गया, एवरीथिंग दे गेट. तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस कम है, क्योंकि आपने डोपामिन उस लेवल तक पहुंचा दिया है कि अब वो किससे हैप्पीनेस ले. सो दे गेट इनटू ड्रग्स कि यार इससे डोपामिन और हाई होगा. वो बेंचमार्क पेरेंट्स ही पहुंचा देते हैं उस हाईएस्ट लेवल ऑफ डोपामिन का, कि अब कैसे वो और हैप्पीनेस लें. तो दीज आर द रॉन्ग वेज दे गेट इनटू. तो सोशल फैक्टर्स वहाँ पे आते हैं. कमिंग टू द इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स में आप देखिए कि फैमिली को रन करना, EMIs पे करना, रेंट पे करना, बहुत सारा फाइनेंशियल स्ट्रेस है. एंड अगर आपको ये कॉन्स्टेंट स्ट्रेस चल रहा है तो इट विल डेफिनेटली लीड टू डिप्रेशन. सो दीज आर द फैक्टर्स आई वुड से कि बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल स्ट्रेस एक क्रिएट कर देते हैं. एंड वन ऑफ द कॉज, एज आई सेड, इज फॉर डिप्रेशन इज एनवायरमेंटल स्ट्रेस. मैम, even though there are a lot of upliftments, lot being talk about, ठीक है, बट आज के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा एम्पैथी प्रैक्टिस नहीं की जाती है, खास करके इंडियन वर्क प्लेसेस में. इंडियन मैं स्पेसिफिकली यूज़ कर रहा हूँ. इस चीज़ को कैसे एक डायरेक्शन दिया जाए ताकि वर्क प्लेसेस बिकम मोर एम्पैथेटिक? सो आई वुड से कि आई वुड अप्रिशिएट जिस तरीके से इंडियन वर्क प्लेस अब इवॉल्व हो रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज वी आर ग्रोइंग, पे वाइज वी आर ग्रोइंग, बेटर पेज आर बीइंग मेड, ग्लोबल रिकॉग्निशन हो रहा है इंडियन वर्क प्लेसेस का. थिंग्स आर गोइंग इन अ गुड वे. द प्रॉब्लम हियर इज कि ये, लेट्स से कि दे हैव टू वॉक द टॉक. HR न्यूज़ लेटर की मेंटल हेल्थ मैटर्स से आपका कल्चर ऑफ एम्पैथी नहीं बनेगा. आपका कल्चर ऑफ एम्पैथी एट द वर्क प्लेस बनेगा जब आप इसको एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम ना समझ के वर्क प्लेस रियलिटी को समझेंगे. और ये कैसे होता है? जब लीडरशिप आगे आएगी, जब लीडरशिप खुद अपनी स्ट्रगल्स की बात करेगी कि येस आई फील बर्न आउट, येस आई ऑल्सो फील स्ट्रेस्ड, or whatsoever they are going through. When they talk about this in their town hall meetings कि yes I am going through that, तो वो normalize करता है उस चीज़ को बात करने के लिए. When HR make very strict policies कि if somebody is seeking help for mental health support, उनका promotion इससे हिंडर नहीं होगा,
उनको अनफिट फॉर द जॉब डिक्लेयर नहीं किया जाएगा. सो स्ट्रिक्ट HR पॉलिसीज हैज़ टू बी देयर. थर्डली, ये हसल कल्चर ख़त्म करना पड़ेगा. इसको इसको मैग्नीफाई नहीं करना है, इसको बढ़ावा नहीं देना है. वर्क लाइफ बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड द वर्क HR हैज़ टू नो कि अब जिस जेंजी को वो हायर करने जा रहे हैं, दे आर 2 टाइम्स स्मार्टर. तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है वर्क प्लेस से. दे वांट अ गुड मेंटल वर्क कल्चर चाहिए उनको, एक अच्छा वर्क कल्चर, तभी वो काम करेंगे. सो इफ दे वांट टू रिटेन द टैलेंट, दे हैव टू वर्क ऑन द मेंटल हेल्थ थिंग. Otherwise, they will keep on switching until they find the right employer for them. So this is really important. And I have seen some workplaces, some companies are really doing a fab job. I have been approached by a lot of companies कि yes, we want to implement, and I really feel good about them. They are so much empathetic towards their employees. But ये exception नहीं होना चाहिए, norm होना चाहिए. Right. मैनेजर्स को इसलिए समझ में आना चाहिए कि वो कैसे अपनी टीम को मेंटल हेल्थ सपोर्ट दे, और सपोर्ट तभी दे पाएगा जब वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि येस, दिस इज़ अ प्रॉब्लम विद दिस गाय, आई नीड टू गिव हिम दैट सपोर्ट. वी ऑल्सो एट अ मेंटल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हम हर एक को बोलते हैं एंशियस पीपल हायर करो. दे आर वेरी गुड एट वर्क. Very creative as well. यस, दे आर वेरी क्रिएटिव. सो ये चीज़ें हर एक की प्लस माइनस होती है ना. तो भी हम नहीं कह रहे कि ऑर्गेनाइजेशन इससे डरे मेंटल हेल्थ वर्ड से. सटनली इसको एटलीस्ट डालो तो सही, लोग खुले तो सही, बात तो करें इसके बारे में. But now I also want to touch base upon the cure कि इसको ठीक कैसे किया जाए या treatable, manageable, curable कैसे बनाया जाए is something that I want to understand from you. ठीक है, सबसे पहले तो जिस दिन हम डिप्रेशन या किसी भी मेंटल हेल्थ इलनेस को एक फिजिकल इलनेस की कैटेगरी में डालेंगे, उस दिन रियल चेंज आना शुरू हो जाएगा. कि जैसे बीपी है, जैसे शुगर है, जैसे किडनी स्टोन है, ऐसी वन ऑफ द प्रॉब्लम इज़ मेंटल डिसऑर्डर. ये कोई अलग हटके नहीं है. उस दिन से एक रियल चेंज आप देखने लगेंगे. नाउ कमिंग टू हाउ टू ट्रीट इट. सो देर आर सर्टन मेडिकेशन दैट वी डू. देर आर काउंसलिंग थेरेपीज़ जो दी जाती हैं, जिसमें CBTs कॉपी अच्छा सा कोपिंग मैकेनिज्म आपको सिखा देती हैं कि हाउ टू डील विद इमोशनल डिसरेगुलेशन. जब आपको हो रही है, एकदम दिमाग में इमोशंस का एक भार बढ़ रहा है, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का बढ़ रहा है, उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे कंस्ट्रक्टिव थॉट पैटर्न बनानी है, ये आप सीखते हो थ्रू प्रोफेशनल हेल्प. तो उससे चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाती हैं. तो इट्स हाउ यू डू. एंड इफ द कॉज इज जेनेटिक, देन येस, यू हैव टू हैव अ लॉन्ग टर्म मेडिकेशन फॉर इट. एज आई सेड, प्रोएक्टिवली प्रिवेंशन वो आप कीजिए एंड इट विल बी डन. What's the way forward in India and how can youth reshape this whole scenario and break the stigma? स्टिग्मा ब्रेक करने के लिए तो ये जो अवेयरनेस है, इट्स गुड. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट सॉल्यूशन. वी हैव एनफ टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स. ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, इस वजह से प्रॉब्लम है. अब हमें उनके सॉल्यूशन पे बात करनी है. ये केवल पोस्टर लगाने से ठीक नहीं होगा, ये कैंपेन्स करने से ठीक नहीं होगा. अब रियल ग्राउंड पे रियल वर्क होना चाहिए एज पर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस. लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के हैं तो वहाँ पे रियल ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा. जैसे कि उनके लोगों से आपको अटैच करना पड़ेगा. जैसे पीयर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में. तो उनके जो भैया हैं जिनकी ज़्यादा चलती है बच्चों पे, उनको साइको एजुकेट करो, उनको इन्वॉल्व करो, उनको समझाओ, वो उनको समझाएंगे. आप उनको डायरेक्टली बड़े बड़े टर्म्स यूज़ करोगे, नहीं उनको समझ में आएगा. उनको उनकी रियल लैंग्वेज में समझाओ. NGOs को वहाँ इन्वॉल्व होना होगा. तो अप्रोच डिफरेंट करनी है. थिंग्स विल बी डन. सेम फॉर कि आपको इन माध्यम्स के थ्रू जो इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, आईसेट कोलैबोरेट करो. जो लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिकेड्स ऑफ स्टडीज़ कर रखी है, साइकेट्रिस्टों को इन्वॉल्व करो, कोलैबोरेट करो, रियल कंटेंट बाहर दो, ताकि लोगों को पता चले कि येस, इसको कैसे क्योर करना है या ट्रीट करना है या मैनेज करना है, वॉट एवर द टर्म दे रिलेट टू इट, वो करना चाहिए. सो एक्शन इज़ द नेक्स्ट स्टेप, एज आई एम सेइंग रिपीटेटिवली. Ma'am, we are reaching an end to this interview. And I hope with this whole information, our viewers get informed, educated, and they feel empowered. But on a concluding note, I would really want you to disseminate certain information or guidelines or whatever you want to say for our viewers, ma'am. Okay, so I would say कि mental health is not a trend, it's not a reel, it's not a hashtag. It's a real health problem. So please seek professional help. There are doctors, there are psychologists who have spent years, studying about it. Please उनके पास जाइए, उनसे real help लीजिए. And for the influencers, I would say your advice,
maybe that would be the only thing someone is listening to. So please be responsible of your words. डिप्रेशन इज मैनेजेबल. आपके घर में आप जूझ रहे हो या आपके लव्ड वंस, जस्ट आइडेंटिफाई द अर्ली साइन एंड सिम्टम्स एंड सीक प्रोफेशनल हेल्प. It's really manageable.